हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉप अप एकेडमी। मैं मयंक पालीवाल, आपका अकाउंटेंसी का मेंटर। आज के इस वीडियो में बच्चों हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर 4 कैश फ्लो स्टेटमेंट। और बच्चों आज हमारे पास है कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक और क्वेश्चन विद एडजस्टमेंट्स। इफ यू रिमेंबर, मैंने यहां पे सारे के सारे लेक्चर्स में जो पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको समझाया है उसकी हायरार्की एक बार वापस से सुन लीजिए। सबसे पहले लेक्चर में हमने बच्चों इंट्रोडक्शन में डील किया, उसके बाद मैंने आपको बताया हाउ टू आइडेंटिफाई ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और उसके बाद के लेक्चर्स में बच्चों मैंने आप लोगों को ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के इंडिविजुअली न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करना सिखाया। और उसके बाद बच्चों हम लोगों ने अटेम्प्ट किया था कैश फ्लो स्टेटमेंट का कंप्लीट क्वेश्चन लेकिन विदाउट एडजस्टमेंट। और अब हम डील कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। और बच्चों पुराने 2 लेक्चर्स में आपको याद होगा कि मैंने वहां पे भी आपको एक कैश फ्लो स्टेटमेंट का कंप्लीट क्वेश्चन करके दिखाया विद एडजस्टमेंट, जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारी इंसाइट्स मैंने आप लोगों को डिलीवर करी। और उसी तरीके से बच्चों एक और क्वेश्चन हम लोग यहां पे प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, क्योंकि मेरा कमिटमेंट है कि इस बार की तैयारी है हमारी जिम्मेदारी। तो बच्चों हम लोग यहां पर अब पूरे के पूरे क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, देखने में क्वेश्चन बड़ा भोला भाला है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल भी भोला नहीं, अभी आपको पता चल जाएगा। तो यहां देखिए पूरे क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। हमारे पास सर शेयर कैपिटल है, ठीक है। इसके अलावा सर यहां पे रिजर्व्स एंड सरप्लस है, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी वेरिएबल के सामने अगर नोट नंबर लगा हुआ है तो फिर हम लोगों को बच्चों उसको नोट्स टू अकाउंट से जाके उसकी जो वैल्यूज हैं वो डिराइव करनी पड़ती हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटीज इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, और यहां देखिए करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज में कुछ अटपटा लग रहा है क्या आपको? देखते से ही ना कॉन्सेप्ट माइंड में रन करने लग जाना चाहिए, घोड़े की तरह दौड़ने लग जाना चाहिए। यहां देखिए, यहां पे हमको दिख रहा है कि सर शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स गिवन है, बैंक लोन गिवन है, ये अपने आप में करंट लायबिलिटी है, लेकिन फिर भी मैं उसको ऑपरेटिंग में जब इंक्रीज एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट किया जाता है तब मैं इसे कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि ये अपने आप में एक लोन है और लोन हमारे लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती हैं। तो देखते से ही हमको यहां पर पता चल जाना चाहिए कि हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या है। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट हम लोग एसेट साइड में देख लेते हैं। तो एसेट में मेरे पास यहाँ पे फिक्स एसेट्स हैं, टेंजिबल। नंबर 2 यहाँ पे नोट नंबर लगा हुआ है, मैं नोट नंबर 2 में जाके देखूंगा फिक्स एसेट्स के अंदर क्या है। इसके अलावा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारे पास, करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट्स में बच्चों हमारे पास है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश इन कैश इक्विवेलेंट। फिर से वही कॉन्सेप्ट लगा दीजिए जो प्रीवियस वीडियोस में सिखाया था मैंने आप लोगों को, कि कभी भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज और कैश इन कैश इक्विवेलेंट को इंक्रीज एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स में ट्रीट नहीं किया जाएगा जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करते हैं। इन दोनों को बच्चों हम लोगों को कैश इन कैश इक्विवेलेंट मान के आंसर कैलकुलेट करते वक्त या आंसर को फाइनलाइज करते वक्त यूज करना पड़ता है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है यहां पर पहले से ही। आगे चलते हैं बच्चों, तो यहां पे हमारे पास नोट्स टू अकाउंट्स आ चुका है। अब देखिए बहुत ही डिफरेंट जो हमारे एडजस्टमेंट्स हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। रिजर्व एंड सरप्लस में आप देखेंगे तो आपके पास कैपिटल रिजर्व है जो कि इंक्रीज हो रहा है कितने से, 2000 से। ये बहुत ही प्यारा एडजस्टमेंट है बच्चों, इसको बहुत ध्यान से समझना। इसके अलावा हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है 5000 का, और इससे हम लोग ने शेयर इश्यू एक्सपेंसेस को क्या कर दिया है, राइट ऑफ कर दिया है। जनरल रिजर्व है हमारे पास इंप्रूव हो रहे हैं 20,000 से 33,000। और इसके बाद सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर 5 लाख से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होकर कितने का हो गया है, 6 लाख रुपीस का। तो काफी सारे एडजस्टमेंट्स आप लोग देख सकते हैं बच्चों जो आप लोगों के लिए बिल्कुल नए हैं, स्पेशली मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे तो हमारे पास नोट नंबर 2 में फिक्स एसेट्स थे जिसके अंदर मशीनरी गिवन है, इसके साथ साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी गिवन है, और इसका यहां पर हमें अकाउंट बनाना पड़ सकता है अगर ये अपने क्वालिफिकेशन को पूरा करता है तो। इसके बाद आप लोग देखेंगे बच्चों यहां पर बहुत ही जबरदस्त एडजस्टमेंट्स हैं, एक कंप्लीट क्वेश्चन जिससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने को मिलेंगे। यहां आपसे बोला जा रहा है ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 20,000, जिसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000 था, हमने उसको उठा के बेच दिया है 12,000 रुपीज में। तो ये दोनों ही क्वालिफिकेशन पूरा कर रहा है। मैं आपसे क्या कहता हूं बच्चों कि हमें एसेट का अकाउंट बनाना है कि नहीं बनाना है, कैसे पता चलता है? उसके लिए 2 क्वालिफिकेशन होते हैं सर, या तो सेल की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए या फिर डेप्रिसिएशन होना चाहिए, या फिर दोनों ही होना चाहिए। तो यहां पे सेल और डेप्रिसिएशन दोनों ही गिवन है, तो यहां पर हमारा एसेट अकाउंट प्रिपेयर होगा क्योंकि उसने वो क्वालिफिकेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास है ड्यूरिंग द ईयर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% विच इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। एक बहुत डिफरेंट तरीके का एडजस्टमेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं।
उसके अलावा बच्चों यहां पे लिखा हुआ है डिबेंचर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, ये भी हमारे लिए एक नई चीज है। और साथ साथ डेट गिवन है, तो आपको याद हो गया होगा कि पिछले कई वीडियोस में मैं आप लोगों को कई क्वेश्चंस में बताते चले आ रहा हूं कि जब कभी भी इस तरीके की डेट हमको गिवन होती है तो इससे इंटरेस्ट निकालने में हमको हेल्प मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों यहाँ पे टैक्स गिवन है 15,000 का, वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। ये भी अब की बार आपके लिए बिल्कुल एक नई चीज है, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में कहीं पर भी ना बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है। देखिए आपको करंट लायबिलिटीज के अंदर कहीं प्रोविजन फॉर टैक्स दिख रहा है क्या? नो सर। तो अगर आपके पास यहां प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है तो ये जो टैक्स पेड है अब ये दो काम करेगा। यही बन जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स, जो कि अपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो अबाउ द आइटम्स होते हैं सारे उसमें जाके क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। और यही बच्चों टैक्स पेड के नाम से लास्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसके बाद 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच वर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। यहाँ पे बच्चों आपने 5,000 शेयर्स इशू करें, हर एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है 10, और इनको आपने इशू किया है बच्चों प्रीमियम पे, जिससे हमें क्या मिलेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। बड़ा ही जबरदस्त एडजस्टमेंट निकल कर आएगा इसका, आप लोग देखना ऑन 1 अक्टूबर 2019। आगे आपसे बोला जा रहा है एंड शेयर इशू एक्सपेंसेस जो हैं उन्हें अमाउंटेड टू ₹5,000, दीज एक्सपेंसेस वर रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। आपको पता है बहुत बड़ी लाइन लिखी हुई है अपने आप में कि ये जो शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं ₹5,000 के, इनको राइट ऑफ किया गया है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से। इसका अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। अब हम एक एक करके सारी चीजें डील करने वाले हैं और सारे पत्ते मैं खोलूंगा बच्चों, सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे लेकर आऊंगा और एक एक करके हम लोग इनसाइट्स जो है वो बाहर निकालेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजों को आपको बच्चों याद रखना है। क्या करूंगा मैं सर, जैसे कि आपका तरीका है कि आप यहाँ एडजस्टमेंट पे ही खड़े रहेंगे और आप सबसे पहले ना सर वर्किंग नोट्स बनाएंगे। तो एक एक एडजस्टमेंट से बच्चों मैं यहाँ पर वर्किंग नोट बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और सबसे पहली बात तो सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और अपनी नोटबुक निकालिए पेन निकालिए, हो जाइए मेरे साथ स्टार्ट, क्योंकि सिर्फ देखने से आप कभी नहीं सीखेंगे। तो सर सबसे पहले हमको बनाने पड़ते हैं वर्किंग नोट्स। तो बच्चों ये लीजिए, ये तैयारी कर रहे हैं अपन लोग वर्किंग नोट्स की। सबसे पहले जो एडजस्टमेंट गिवन है उसी का वर्किंग नोट बनाऊंगा मैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग ₹20,000, जिसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है 15,000, वॉज सोल्ड फॉर ₹12,000। तो यहाँ पर मुझे मशीनरी का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ बच्चों मैं आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ मशीनरी का अकाउंट। पूरे कंप्लीट फॉर्मेट के साथ बनाइएगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट लेफ्ट हैंड साइड पे डेबिट और बच्चों राइट हैंड साइड पे क्रेडिट लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके नीचे ही बच्चों पैरेलली आप लोग यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लीजिए। और ये सब अकाउंट किस तरीके से बनाए जाते हैं तो मैंने सेपरेटली इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का लेक्चर बच्चों आप लोगों के लिए बना के रखा है। पहले वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि यहां पर एक साथ मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। फॉर्मेट कंप्लीट रखिएगा बच्चों। पर्टिकुलर्स अमाउंट, इवन डेबिट क्रेडिट लिखना भी आप लोग बिल्कुल भी ना भूला करें। चलिए अब बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग। तो सीधे चलते हैं अकाउंट में और यहां पर हम लोग पहुंच जाएंगे अपने मशीनरी अकाउंट में। सबसे पहला स्टेप यही होता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कि आप सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस को यहां पर मेंशन कर दीजिए। तो ओपनिंग बैलेंस मेरा यहां पर कितना दिख रहा है 3,50,000 और क्लोजिंग बैलेंस कितना दिख रहा है 4,70,000। बिल्कुल आराम से बच्चों यही आपको मेंशन करना है। तो मशीनरी बाय नेचर हमारे लिए क्या होती है, एसेट। एसेट का ओपनिंग बैलेंस कहां जाता है सर, डेबिट साइड में। तो यहां लिखूंगा मैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितना है सर 3,50,000 और बच्चों यहाँ क्रेडिट साइड में आप लोग इसका क्लोजिंग बैलेंस मेंशन कर दीजिए, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, जो कि होगा 4,70,000। तो 3,50,000 और 4,70,000, तो यहाँ मैं लिख दूंगा बच्चों 4,70,000। यहाँ मैंने बच्चों मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग मेंशन कर दिया है। अब आ रहे हैं हम लोग यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे। तो ये जस्ट ऑपोजिट इसके जो है बैलेंसेस ओपन होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन
और 2 बैलेंस कैरिड डाउन। तो यहां देख लेते हैं अपन लोग कि हमारा जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसका ओपनिंग बैलेंस कितना है 50,000 और क्लोजिंग बैलेंस कितना है 60,000। तो बच्चों यहां पर मैं मेंशन कर दूंगा ओपनिंग बैलेंस में 50,000 और क्लोजिंग बैलेंस में 60,000। तो यहां मैंने ओपनिंग क्लोजिंग जो बैलेंसेस हैं दोनों अकाउंट के मेंशन कर दिए। अब मैं जाऊंगा बच्चों एडजस्टमेंट की तरफ और अब हम देखेंगे कि एडजस्टमेंट के अंदर क्या गिवन है। एडजस्टमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन है जिसका कॉस्ट कितना है 20,000 और इसी एसेट का अभी तक का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है 15,000 वॉज सोल्ड फॉर ₹12,000। अगर आपको इन्वेस्टिंग आपने वीडियो मेरा पूरा का पूरा बहुत डिटेल में देखा है, अच्छे से समझा है ना, तो आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि इस वाली मेथड में होता क्या है। सर इस वाली मेथड में ना हमारा जो एसेट है वो मशीनरी अकाउंट के अंदर रखा रहता है और उसका जो डेप्रिसिएशन है सर वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर रखा रहता है। इस मेथड में हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में से डेप्रिसिएशन बाहर निकालना पड़ता है और कहां लेके जाना पड़ता है मशीनरी अकाउंट के अंदर। मतलब वो जो एसेट है वो 350 के अंदर रखा हुआ है और वो जो डेप्रिसिएशन है 15,000 का 15,000 का वो 50,000 के अंदर रखा है। तो उसको बेचने से पहले ना इस 50,000 में से उस 15,000 रुपीज के डेप्रिसिएशन को मैं बाहर निकालूंगा और कहां लेके जाऊंगा एसेट अकाउंट के अंदर। तो बच्चों मैं डेप्रिसिएशन बाहर निकाल रहा हूं और लेके कहां जाना है मशीनरी के अंदर। तो मैं यहां पे लिख दूंगा टू मशीनरी अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन है सर 15,000। अब पहले आप इस अकाउंट को जो है वो कंप्लीट कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहां पर कितना निकल कर आ रहा है मेरा, सर ये निकल कर आ रहा है 75,000। अब इसको आपको बैलेंस करना है और बैलेंस करने से बच्चों आपको इस साल का जो हमारा डेप्रिसिएशन है टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वो मिल जाएगा। तो यहाँ बच्चों मैं लिख दूंगा आप लोगों के लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वैसे तो आपको पता है मैं कभी कोई शॉर्ट फॉर्म यूज़ करता नहीं हूँ, लेकिन जगह कम है इसलिए बच्चों मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब 75 में से 50 चला जाएगा तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा 25,000 और दोनों तरफ का टोटल कितना हो जाएगा 75,000। तो ये आप बिल्कुल पैरेलली मेरे साथ सॉल्व करते चलिए और कहीं पर भी डाउट निकल के आता है ना कमेंट बॉक्स में जाके डाल दीजिए कि सर इतने इतने मिनट के इतने सेकंड पे ना ये वाली चीज फिर से समझा दो। डेफिनेटली मैं बच्चों कमेंट बॉक्स में जाके वहां पर आपकी पर्सनली हेल्प कर दूंगा। ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब इस यहां पर मैं डेप्रिसिएशन को निकाल के बाहर लाऊंगा तो मैं यहां पे लिख दूंगा शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों अभी बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना निकल कर आ रहा है 15,000। तो यहां पे लिख दीजिए 15,000। अब बारी है बच्चों कैलकुलेशन की, सो डैट हमें पता चल जाए कि यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। तो अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर एसेट की तो आप देखेंगे कि एसेट का आपको यहाँ पे कॉस्ट देखना पड़ेगा कि कितने वाला एसेट आप कितने में बेच रहे हैं। तो यहाँ पे एसेट का वैल्यू देखो कितना गिवन है 20,000 और उसका डेप्रिसिएशन कितना है 15,000 जिसको उठा के आप बेच देंगे आप 12,000 में। यहाँ देखो एसिड का बच्चों जो कॉस्ट है ना वो कॉस्ट कितना है सर 20,000। अब इसमें से ना पहले इसका डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो इसकी वैल्यू कितनी बच रही है 5,000 और 5,000 वाला आप कितने में बेच रहे हैं सर हम लोग 12,000 में बेच रहे हैं। तो इससे बच्चों हमको 7,000 रुपीज़ का यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए कॉस्ट कितनी है सर 20,000 और उसका यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना है 15,000। तो एसिड की वैल्यू कितनी बचेगी 5,000 वाला आप कितने में बेच रहे हैं 12,000 में। तो बच्चों ये 7,000 रुपीज़ का आपको क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये चीज़ बच्चों आप यहाँ पे लेकर आइए तो आप इसको सेल करिए। देखिए बच्चों मैं मान के चल रहा हूं कि आपने इन्वेस्टिंग देख ली और आपको इन्वेस्टिंग बहुत अच्छे से आता है। अगर आप इस वीडियो पे डायरेक्ट आ गए हैं तो भाई पहले पीछे जाइए और इन्वेस्टिंग का पूरा कंप्लीट वीडियो सॉल्व करिए बैठकर, एक एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बनाइए अपने, तभी इन वीडियोस को देखिएगा। तो यहाँ पर हमने बाय बैंक कर दिया है कितना 12,000 और यहाँ पर हमको पता है कि सर गेन मेंशन करना पड़ता है। कितने का गेन हो रहा है सर 7,000 रुपीज़ का। और सर लास्ट स्टेप होती है कि हमको यहाँ पे बैलेंसिंग करनी पड़ती है तो उसमें मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू बैंक। अब इसके काम करिए, इनको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा आपको। तो ये कितना हो रहा है 4,70,000, 80,000, 90,000 और 97। तो सर यहाँ पर हो रहा है 4,97,000। अब 4,97,000 में से 7,000 हटा दीजिए तो बचेगा 490 और 490 में से आप लोग 350 जो है बच्चों वो हटा दीजिए। तो 490 में से 350 हटाऊंगा तो सर निकल कर आएगा 1,40,000। तो यहाँ पे मेरा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा 1,40,000। अब एक बात जैसे कि मैं आपको हर क्वेश्चन में बताते चले आ रहा हूँ आप कौन से आइटम को कहाँ कैसे यूज़ किया जाता है। ये जो बच्चों आप लोग का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है ये हमारा इस बार का डेप्रीशिएशन है। तो ये जो आपका डेप्रिसिएशन है ये ऑपरेटिंग में जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे और कुछ यूज़ नहीं है।
इसके अलावा ये जो बच्चों बाय बैंक है, ये बाय बैंक हमारे लिए कहाँ है सर, ये जाएगा इन्वेस्टिंग के अंदर। ये बाय बैंक कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग के अंदर। और ये टू बैंक भी कहाँ चला जाएगा सर, ये भी जाएगा इन्वेस्टिंग के अंदर। ये जो बच्चों आपको गेन हो रहा है, ये गेन कहाँ चले जाएगा सर, ये ऑपरेटिंग में जाके गेन जो है वो माइनस हो जाएगा। तो सारे के सारे आइटम जो कि यहाँ से कहाँ पे काम आने वाले हैं वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं। आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों में, अब देख रहा हूँ मेरे पास वर्किंग के लिए यहाँ पर और क्या है। तो यहाँ पे मैं अगला देखूंगा कि ड्यूरिंग द ईयर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% विच इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। देखिए बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन मैंने इंटेंशनली लिया है। अगर आप इसको समझ जाएंगे ना, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स जो है आपके एक ही क्वेश्चन के अंदर कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स हम लोग बेच रहे हैं और उसका जो प्रॉफिट है कहाँ ट्रांसफर किया गया, कैपिटल रिजर्व। इसको बहुत अच्छे से समझना। इस टाइप का क्वेश्चन आपको ग्रेवाल में भी, टीएस ग्रेवाल साहब जो है हमारे रिफ्रेशर, उसके अंदर भी इस तरीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो मुझे यहाँ पे सर अब बनाना पड़ेगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट। तो ये बच्चों मैं आप लोगों के लिए बना देता हूँ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट। कंप्लीट फॉर्मेट, जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, इधर पे डेबिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, सर इधर पे क्रेडिट। अब जैसे कि हमारे लिए एसेट है तो इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ मेंशन किया जाएगा सर, डेबिट साइड में। चलिए बच्चों देखते हैं इन्वेस्टमेंट का हमारे पास यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस है वो कितना गिवन है। सर इन्वेस्टमेंट्स जो है हमारे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग बैलेंस है 50,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 40,000। तो ये याद रखिएगा। ओपनिंग बैलेंस कितना है सर 50,000, तो यहाँ मैंशन कर दूंगा बच्चों में 50,000 और क्लोजिंग बैलेंस है सर इसका 40,000। अब जैसा जैसा क्वेश्चन बोलते जा रहा है वैसा वैसा उसको सॉल्व करते चलिए। यहां से चलिए, ड्यूरिंग द ईयर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% विच इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अरे भाई अब एक चीज बताओ कि यहां पे तो फिगर ही गिवन नहीं है कि जो 20% प्रॉफिट है वो किस चीज का है, विच इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो बच्चों मैं अब आपको बताता हूं कि वो जो प्रॉफिट है वो कितना है। यहां पे अपन चलते हैं, आप देखोगे बच्चों यहां पर कैपिटल रिजर्व देखिए, प्रीवियस ईयर में 2019 में ये नील है और 2020 में इंक्रीज होके कितना हो गया है, 2000 हो गया है। यहीं से बच्चों हमको पता चल गया है कि ये जो है 2000 रुपीज का कैपिटल रिजर्व के अंदर जो इंक्रीज हो रहा है, बेसिकली ये वो ही प्रॉफिट है जो कि कहां से ट्रांसफर किया गया है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट से। देखो मैं इसको बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाता हूं। तो ये समझ में आ गया कि कैपिटल रिजर्व में कितना आ रहा है 2000। अब इसको मैं एक बार वापस से समझा रहा हूं। यहाँ पे बच्चों कुछ ऐसा हो रहा है कि आपको भी पता है कि जब भी हमें प्रॉफिट होता है, जैसे यहाँ देखो यहाँ प्रॉफिट हुआ था तो मैंने कहाँ लिख दिया था, डेबिट साइड में टू गेन। वैसे ही मैं यहाँ पर क्या लिखता है, टू गेन। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि ये वाला जो प्रॉफिट है ना, ये वाला प्रॉफिट आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में गया ही नहीं, हमने उसको उठा के कहाँ ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल रिजर्व में। तो जैसे यहाँ पे टू गेन लिखता था वैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू कैपिटल रिजर्व। कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है 2000। कितना निकल कर आ रहा है 2000। बच्चों अब आपने इसको बैलेंस कर लीजिए क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास इसकी अवेलेबल है ही नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा 52,000 और अगर मैं उसको बैलेंस करूँगा बच्चों तो यहाँ पर निकल कर आएगा बाय बैंक, क्योंकि आपको पता है कि इन्वेस्टिंग में अगर कोई एसेट अकाउंट में बना रहा हूँ और डेबिट साइड में बैलेंसिंग आती है तो हम लोग टू बैंक लिखते हैं, क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग आएगी तो हम लोग बाय बैंक लिख देंगे। सर यहाँ पर निकल कर आ रहा है 12,000। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 52,000 हो जाएगा। और बिल्कुल जस्टिफाई भी हो रहा है बच्चों, आप लोग देख लीजिए 10,000 रुपीज़ का आपका इन्वेस्टमेंट रहा होगा जिसको आपने 20% के प्रॉफिट पे बेचा होगा। तो कितना निकल कर आएगा वो 2,000 और कॉस्ट कितनी है हमारी 10,000। तो वो जो हमारा इन्वेस्टमेंट है बच्चों कितने में बिकेगा, 12,000 रुपीज़ में। बिल्कुल जस्टिफाई भी हो रहा है। तो यहाँ पे हमने नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का भी अकाउंट तैयार कर लिया है। और देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एडजस्टमेंट्स हैं। आगे आपसे बोला रहा है डिबेंचर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। इसे बोला जाता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो मेरा जो अगला यहाँ पर बच्चों वर्किंग नोट है वो रहेगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का। तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, अभी शॉर्ट में लिख देता हूँ, जगह वैसी बहुत कम पड़ रही है यहाँ पे। लेकिन क्वेश्चन बच्चों धांसू है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन के अंदर हमको मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पे 2-4 अलग अलग क्वेश्चन करने से अच्छा एक ही जबरदस्त क्वेश्चन कर लो। तो यहाँ पे बोल रहा है कि डिबेंचर्स रिडीम किए गए 5% के प्रीमियम पे। उसके लिए मुझे जाके देखना पड़ेगा कि भाई डिबेंचर्स हैं किधर और कितने से कम हो रहे हैं। 10% डिबेंचर्स हैं, 1 लाख की जगह कितने के हो गए, 80,000 रुपीज़ के। यहाँ ना आप लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हो। यहाँ पे आप लोग प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए ना वाला दिमाग लगा देते हो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते वक्त लगाना पड़ता है,
ओपनिंग पे लगेगा कि क्लोजिंग पे लगेगा? सर कहते हैं ओपनिंग डेट है तो क्लोजिंग पे निकालो, क्लोजिंग डेट है तो ओपनिंग पे निकालो। ये यहां पे नहीं लगने वाला है भाई। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का मतलब क्या है? जितना रिडम्पशन हो रहा है ना उस पे प्रीमियम दिया जाएगा। तो कितने का रिडम्पशन हो रहा है? 1,80,000 का हो गया, तो सर यहां पे रिडम्पशन हो रहा है 20,000 का। तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय कितने परसेंट का प्रीमियम दे रहा हूं? 5% का। तो 20,000 का बच्चों 5% निकाल लीजिए आप लोग। प्रीमियम कितना निकल कर आएगा सर? ये निकल कर आएगा आपका 1,000। तो ये हो गया मेरे लिए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और आगे चलता हूं और देखता हूं एडजस्टमेंट में कुछ और है क्या। नेक्स्ट बच्चों यहां पे मुझसे बोले जा रहा है कि हमारा टैक्स जो है 15,000 हमने इस साल दिया है, लेकिन यहां पर इस एडजस्टमेंट में टैक्स पेड के अलावा मेरे पास और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन टैक्स पेड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स इज सेम थिंग। जो टैक्स पेड होता है वो ही प्रोविजन फॉर टैक्स होता है, दोनों एक ही चीज होती है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि अब आपका जो प्रोविजन फॉर टैक्स है वो टैक्स पेड के बराबर ही है, जो कि कितना है बच्चों? 15,000। और आगे चलते हैं हम लोग और यहां पर देख लेते हैं कि 5,000 जो शेयर्स इशू किए जा रहे हैं ऑफ ₹10 ईच वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। इसको बोला जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इशू ऑफ सच शेयर्स अमाउंटेड टू ₹5,000। इसको बोला जाएगा शेयर इशू एक्सपेंसेस, और इन शेयर इशू एक्सपेंसेस को राइट ऑफ किया गया है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से। और इसका जो ट्रीटमेंट है ना बच्चों, वो मैं आप लोगों को सॉल्यूशन के टाइम पे ही बताऊंगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं कुछ और तो नहीं रह गया है। तो यहां पर बच्चों मैं देख लेता हूं, क्योंकि मुझे ना याद रहता है कि जनरली हमको हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट भी करना होता है। ये रहा बच्चों, यहां पर हम लोग इंटरेस्ट और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो हमको यहाँ पे 10% डिबेंचर्स दिख रहा है। ओपनिंग कितना है? 1 लाख, और क्लोजिंग कितना है? 80,000, चूंकि हमने यहाँ पे 20,000 रुपीज का रिडम्पशन कर दिया है। अब समझने वाली बात क्या है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर मैं यहां पर जो इंटरेस्ट है वो किस पे कैलकुलेट करूं, ओपनिंग पे करूं कि क्लोजिंग पे? तो ये चीज बच्चों मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में भी समझा चुका हूं। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डेट गिवन है हमारे पास, जैसे यहां देखेंगे आप लोग कि यहां पर से जो डिबेंचर्स रिडीम किए गए थे ना, ये 1 अप्रैल को किए गए थे। तो अगर इसके रिगार्डिंग हमारे पास कोई डेट गिवन है तो यहां पर ओपनिंग डेट गिवन है तो आपका इंटरेस्ट निकलेगा क्लोजिंग पे, क्लोजिंग डेट गिवन है तो आपका इंटरेस्ट निकलेगा ओपनिंग पे। ये दो चीजें समझ में आ गई। इसका एक और ट्रीटमेंट होता है कि अगर कोई भी डेट गिवन नहीं है तब काय पे निकलेगा? ओपनिंग बैलेंस पे। तो 3 चीजें याद रखनी बच्चों हम लोगों को कि अगर हमारे इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के टाइम पे उस पर्टिकुलर लोन पे, उस पर्टिकुलर बोरोविंग्स की अगर किसी टाइप की कोई डेट गिवन नहीं है तो आपको निकालना है ओपनिंग पे। अगर ओपनिंग डेट गिवन है कि आपने या तो इशू किया है फिर रिडम्पशन किया है तो आपको इसका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा वो क्लोजिंग बैलेंस पे करना पड़ेगा, और अगर क्लोजिंग डेट गिवन है तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा ओपनिंग पे। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि यहां पर हमने जो डिबेंचर्स रिडीम करे वो हमने रिडीम करे हैं कब? वो हमने रिडीम करे हैं 1 अप्रैल को। तो ऑब्वियसली बात है कि फिर जो कैलकुलेशन होगा इंटरेस्ट का वो कब होगा? क्लोजिंग बैलेंस पे। इन डेट्स को थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा, पहले भी बता चुका हूं मैं आप लोगों को कि यहां पर बेसिकली 2019 और 20 होना चाहिए था। कोई बात नहीं बच्चों, कई बार टाइपिंग एरर्स हो जाते हैं लेकिन उससे कोई फर्क हमको नहीं पड़ने वाला है। तो यहां पर अब मैं काम करता हूं, इंटरेस्ट निकाल लेता हूं। तो यहां आ जाएगा हमारे पास इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, तो क्लोजिंग पे निकलेगा बच्चों। तो 80,000 का कितना परसेंट निकालूंगा? 10% मैं दिखा चुका हूं आपको यहां पे। तो ये कितना निकल कर आएगा सर? 8,000। और बच्चों इन द सिमिलर मैनर यहां देखिए आपके पास शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स के अंदर 10% बैंक लोन भी है। अब यहां पर भैया हमारे एडजस्टमेंट में बैंक लोन से रिगार्डिंग कहीं पर भी दूर दूर तक कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, कोई टाइप की कोई डेट गिवन नहीं है, तो फिर हमेशा कैलकुलेशन होता है ओपनिंग पे। तो ओपनिंग मेरा बैलेंस कितना है? 25,000। तो इसी तरीके से फिर अब मैं यहां पे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन निकाल लूंगा। 25,000 का कितना परसेंट? 10%। तो ये कितना निकल कर आएगा? 2500। एकदम क्लियर। तो बच्चों यहां पर हम लोगों ने सारी वर्किंग कंप्लीट कर लिए। अब हम सीधे जा रहे हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करने। तो यहां पर आपको पता है कि बिना फॉर्मेट के तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ही नहीं। तो मैं यहां पे सबसे पहले लिखूंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। डेट डाल दीजिए for the year ending 31st March 2000। अब जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट डेट है बच्चों आप लोग वो डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ एडजस्टमेंट्स में 1920 हो रहा है और हमारा जो बैलेंस शीट है उसके अंदर 21-22 हो गया। तो हालांकि उससे कोई कैलकुलेशन में फर्क नहीं पड़ेगा, ओपनिंग क्लोजिंग हमको वैसे ही समझ में आ जाते हैं। तो
तो यहाँ पे बच्चों अब मैं आगे लिखूंगा पर्टिकुलर्स और इसके बाद आ जाएगा आपका अमाउंट, और यहाँ सबसे पहले लिखा जाएगा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में से एक मैं आपको बता दूं बच्चों, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स आप क्या करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर पे चलते हैं। तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर का घर का पता क्या है सर? ये हमको मिलता है रिजर्व्स एंड सरप्लस में। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में देख लेते हैं, 50,000 से इंक्रीज हो गया कितना हो गया 70,000, बट यहां से वैल्यू नहीं लेना है सर। इसमें नोट नंबर लगा है, नोट नंबर 1, तो मैं कहां जाके इसमें वैल्यू निकाल के लाऊंगा सर? नोट नंबर 1 में निकाल के लाऊंगा। तो यहां नोट नंबर 1 में देखते हैं हमारा 50,000 से कितना हो गया था सर? 50,000 से ही हो गया था 70,000, लेकिन यहां पर बच्चों यहां पर हो रहा है 5,20,000 से 6,35,000। ऑब्वियस सी बात है यहां पर ना बच्चों, यहां थोड़ी सी एक स्लाइड मेंबर के एक बार मैं प्रणाम कर लूँ उनको कि सारी चीज़ें सही सही बताने के बावजूद भी कई बार इस तरीके की गलतियां हो जाती हैं। तो मुझे क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन मैंने ही डिज़ाइन किया है, फ्रेम किया है आप लोगों के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कितना आना चाहिए। यहाँ पर आएगा बच्चों 30,000 और यहाँ पर आएगा 35,000, तब जाके हमारा यहाँ का टोटल कितना बनेगा 70,000 और यहाँ का टोटल कितना बनेगा 50,000। तो इसमें छोटा सा आप लोग ये करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर 5 लाख नहीं है, उसकी जगह 30,000 है, यहाँ पे 6 लाख नहीं है, उसकी जगह 35,000 है, और इसके जो टोटल है जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था 50 से इंक्रीज होकर कितना हो रहा है 70। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों हमको डील करना है। अब एक बार जैसे मैं स्लाइड सेट होऊंगा ना भाई, ये सारी चीजें परमानेंट नहीं होती हैं, इस पे ये इरेज हो जाएंगी। तो आपको फिलहाल यहाँ पे आपके काम का क्या है, करेक्शन मैंने यहाँ पे कर ही दिया आप लोगों के लिए, और इतना आपको लेके चलना है कि 30,000 से इंक्रीज होके कितना हो रहा है 35,000 हो रहा है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर में मैं कितना लूंगा बच्चों? मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ 5,000। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं मैंने यहाँ पे कैसे कर लिया ये चीज, क्योंकि हमने देखा था प्रीवियस स्लाइड में हमारा जो रिजर्व्स एंड सरप्लस का बैलेंस था वो ओपनिंग बैलेंस था 50 और क्लोजिंग हो रहा था 70, यहाँ हो रहा है 520 और 635। तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, इसलिए मैंने इसको करेक्ट कर दिया है कि यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग एरर हो गई है हमारे स्लाइड मेंबर्स की तरफ से, लेकिन कोई बात नहीं, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, गलती सबसे होती है। तो यहाँ पे मैंने इसको करेक्ट कर दिया आप लोगों के लिए। सरप्लस जो है वो 30 से 35 हो रहा है, इतना आपको याद रखना है। तो मेरा बच्चों नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर जो है अब वो कितना हो जाएगा सर? नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हो जाएगा आपका 5,000। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलिए, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर के बाद बच्चों में क्या ऐड करना पड़ता है सर? हमको ऐड करना पड़ता है ट्रांसफर टू रिजर्व। तो यहां पर बच्चों हम देख लेते हैं हम लोग रिजर्व में कितना ट्रांसफर कर रहे हैं। तो सर ट्रांसफर टू रिजर्व जो है वो है 20,000 से 33,000 हो रहा है, मतलब 13,000 रुपीज आपने जो है वो इसके अंदर ट्रांसफर किए होंगे। तो ट्रांसफर टू रिजर्व में लिख दूंगा बच्चों में कितना 13,000। सर यहाँ पर कैपिटल रिजर्व भी तो है, लेकिन कैपिटल रिजर्व जो है ना बच्चों वो प्रॉफिट से नहीं बन रहा है, वो आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नहीं बन रहा है, वो आपके इन्वेस्टिंग प्रॉफिट से बन रहा है। अगर आपको याद होगा तो क्यों कैपिटल रिजर्व यहां पे नहीं लिया जाएगा, मैं आपको बता दूं, ये जो कैपिटल रिजर्व बनाया गया है ये बनाया गया है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को जो आपने बेचा था 2,000 रुपीज के प्रॉफिट में ना, ये वो वाला 2,000 रुपीज है, इसलिए इसको यहां पर हम लोग नहीं लेंगे। तो ये कैपिटल रिजर्व जो है प्रॉफिट में से नहीं बनाया गया है, इसलिए इसको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से नहीं बनाया गया। इसके बाद आता है बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स। ये भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं कि अगर हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो जो टैक्स पेड में जो एडजस्टमेंट में गिवन था वही मेरे लिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो बच्चों यहाँ पर फिर हम लोग है 15,000 रुपीज का प्रोविजन फॉर टैक्स ले लेंगे। बच्चों इसके बाद आता है इंटरिम डिविडेंड, एडजस्टमेंट में गिवन होता है, नहीं है हमारे क्वेश्चन में। इसके बाद आता है बच्चों फाइनल डिविडेंड, एडजस्टमेंट में गिवन होता है, नहीं हमारे क्वेश्चन में। उसके बाद आते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, वो भी हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, स्किप कर दीजिए। इनकम टैक्स रिफंड, वो भी नहीं है, स्किप कर दीजिए। तो यहाँ बच्चों आप लोगों का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ चुका है। तो आप लोग उसको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन लिख दीजिएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स तो है ही नहीं। अब इनको एक काम करो बच्चों, जरा जल्दी से प्लस माइनस तो कर लो। सर अगर हम इनको प्लस माइनस करेंगे तो ये निकल कर आ रहा है आपका 15 और 5 कितना हो गया सर? ये हो गया 20 और 13 सर ये हो गया 33,000। अब इसमें हम ऐड करेंगे तो बिल्कुल बच्चों फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलो। सर इसमें सबसे पहले अब ऐड होगा डेप्रीशिएशन।
तो डेप्रीशिएशन बच्चों हम या तो आप एडजस्टमेंट में जाके देख लीजिए, नहीं एडजस्टमेंट में नहीं जाके देख पाओगे क्योंकि यहां पर हमने उसके लिए क्या बना के रखा था, अकाउंट बना के रखा था। ये रहा मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। ये देखो मैंने लिख के रखा है कि 25,000 का जो डेप्रीशिएशन है ये ऑपरेटिंग में जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यही वाला डेप्रीशिएशन हमको लेना है। सर वो 15,000 वाला, भाई वो कैलकुलेशन करने के काम आता है। तो यहाँ ये 25,000 रुपीज का क्या हो गया, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन के बाद आता है अमोर्टाइजेशन। उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे पास कोई इंटेंजिबल एसेट्स हैं कि नहीं। दिख रहे हैं आपको इंटेंजिबल एसेट्स? नो सर। अमोर्टाइजेशन के बाद आता है बच्चों यहां पर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स, और मैं आप लोगों के लिए इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स ऑलरेडी कैलकुलेट करके बैठा हुआ हूं। ये देख सकते हैं बच्चों आप लोग यहां पर 8,000 रुपीज जो है वो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है और 2,500 जो है वो आपका इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है। दोनों का टोटल कर लो बच्चों, 10,500 जो है मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स हो जाएगा। लीजिए टोटल करके उठा लेते हैं यहां से अपन लोग। तो सर इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स का नाम का आप उठा लीजिए यहां पर 10,500। इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स, बहुत केयरफुली बच्चों, अब यहां से बहुत ही केयरफुली इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स। इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स के बाद आता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। यहां पे हम लोगों ने बच्चों 2 एसेट बेचे हैं, लेकिन दोनों एसेट में से किसी में भी हमारे पास जो लॉस है वो नहीं है। अब यहां से बहुत केयरफुल हो जाएं आप लोग और बहुत ध्यान से सुने। लॉस के बाद आता है सर अब शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत कमाल की चीज बताने वाला हूं मैं आपको। यहां देखेंगे बच्चों आप लोग, यहां आपके शेयर इशू एक्सपेंसेस के बारे में बात किया जा रहा था कि हमारे पास जो शेयर इशू एक्सपेंसेस है वो कितने के हैं, 5,000 रुपीज के। और ये जो 5,000 रुपीज का शेयर इशू एक्सपेंसेस है ये सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में से क्या किया गया है, राइट ऑफ किया गया है। यहां देख सकते हैं साफ साफ हम लोगों को दिख रहा है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में से शेयर इशू एक्सपेंसेस 5,000 रुपीज को क्या किया गया है, राइट ऑफ किया गया है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये जो शेयर इशू एक्सपेंसेस है ये ऑपरेटिंग में एक ही कंडीशन से पे आ सकता है कि ये शेयर इशू एक्सपेंसेस सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ ना होते हुए अगर ये सरप्लस डेट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ हुआ होता ना, तो ये शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ ऑपरेटिंग के अंदर आ जाता। देखो मेरी बात भैया बहुत अच्छे से समझो आप लोग कि यहां पर मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ आता है ऑपरेटिंग में, लेकिन तब आएगा जब वो प्रॉफिट से राइट ऑफ हुआ हो। लेकिन यहां पर प्रॉफिट से राइट ऑफ नहीं हुआ है, यहां पर वो सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ हुआ है, इसलिए मैं उसको कंसिडर नहीं करूंगा। इसलिए आपसे कहता हूं कि फॉर्मेट याद कर लीजिए ऑपरेटिंग का, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाओगे तभी इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस आप लोग एक बार में सॉल्व कर सकते हो। और ये सारी चीजें लाइफ टाइम काम आने वाली हैं। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है, आगे जाके बीबीए करोगे, एमबीए करोगे, सीए करोगे, सब जगह आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट यूज होने वाला है। तो भैया सीख लो उसको अभी से। तो लास्ट टाइम फिर से बता रहा हूं कि अब हमारा जो अगला आइटम होता है वो होता है शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, अंडरराइटिंग कमीशन रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ। बहुत बड़ी चीज छुपी हुई है इसके अंदर, अभी बस 2 मिनट के अंदर आपके सामने डिस्क्लोज करने वाला हूं। तो अगले 3 आइटम कौन कौन से होते हैं, शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, इसके अलावा अंडरराइटिंग कमीशन रिटर्न ऑफ, उसके अलावा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ। ये तीनों चीजें ऑपरेटिंग में तभी आ सकती हैं जब आपने इनको राइट ऑफ किया होगा प्रॉफिट से, और अगर आपने प्रॉफिट की जगह इनको सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करके रखा है तो ये नहीं आएंगे। इतना क्लियर? तो मेरे पास जो शेयर इश्यू एक्सपेंसेस हैं वो है 5,000। इस साल हमारे पास प्रीमियम भी कितना आया है, 5,000। तो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम खत्म हो गया आपके शेयर इश्यू एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में। तो चूंकि शेयर इश्यू एक्सपेंसेस जो हैं वो सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ किए गए, प्रॉफिट से राइट ऑफ नहीं किए गए, इसलिए हम उसको ऑपरेटिंग में नहीं डालेंगे। एकदम क्लियर? आगे आता हूं, इसके बाद आता है अंडरराइटिंग कमीशन रिटर्न ऑफ, वो हमारे क्वेश्चन के अंदर है ही नहीं। इसके बाद आता है बच्चों लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ध्यान से देखना, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। यहां पर आप देखेंगे कि जैसे ही हम लोग यहां पे एडजस्टमेंट पे जाते हैं, यहां लिखा है कि डिबेंचर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। याद आ रहा है आपको? प्रीमियम 5% जो है हम लोग डिबेंचर्स की रिडम्पशन पे दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मैं इनको 5% एक्स्ट्रा लौटाऊंगा। ये रहा बच्चों हमारा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। यहां पे हम लोगों ने 20,000 का रिडम्पशन किया था, 5% एक्स्ट्रा लौटाऊंगा तो कितना एक्स्ट्रा दूंगा, 1,000। अब आप मुझे खुद ही बताइए कि 20,000 का रिडम्पशन कर रहे हैं, उस पे दे रहे हैं 21,000, तो आपको यहां पर कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 1,000 रुपीज का लॉस हो रहा है। अब ये 1,000 रुपीज का जो लॉस है ना, ध्यान से सुनना, ठीक है? ये जो 1,000 रुपीज का लॉस है, जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन या फिर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, दोनों बोल सकते हैं, इसको भी अगर आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम से ही राइट ऑफ किया होता,
क्योंकि होता ही ऐसा है, आने वाले चैप्टर्स में आप लोग को पता चलेगा कि इनको राइट ऑफ करने के लिए पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज किया जाता है और अगर कम पड़ जाता है तो प्रॉफिट में से राइट ऑफ किया जाता है। तो यहां हुआ क्या कि मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में कितना है 5000 और शेयर इश्यू एक्सपेंसेस उससे राइट ऑफ हो गए, तो मेरे पास अब यहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में कुछ भी नहीं बचा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि हमको प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स जो है, जिसके कारण जो मुझे लॉस हो रहा है 1000 रुपए का, उसको कहां से राइट ऑफ करूं, कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो मैं मान के चलूंगा कि उसको कहां से राइट ऑफ किया होगा, प्रॉफिट से राइट ऑफ किया गया होगा। और चूंकि प्रॉफिट से राइट ऑफ किया गया है तो उसका ट्रीटमेंट आपको प्रॉफिट में करना पड़ेगा। तो यहां पे बच्चों आपको, आप चाहो तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स लिख दो या फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स लिख दो। तो बच्चों मैं यहां पे ना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ही लिख देता हूं अभी। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑन डिबेंचर्स कितने का है, 1000 रुपीज का, तो ये 1000 बच्चों आपको यहां पे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है, कम से कम 3 बार रिवाइंड करिए, खुद से कॉन्सेप्ट्स बनाइए कि सर क्या कह रहे हैं, कि शेयर इश्यू एक्सपेंसेस क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो प्रीमियम से राइट ऑफ हुआ है, प्रॉफिट से नहीं, इसलिए प्रॉफिट में ट्रीटमेंट नहीं होगा। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स या फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 1000 रुपीज का, ये क्यों ले रहे हो सर, क्योंकि ये प्रीमियम से राइट ऑफ नहीं हुआ है, ये हमारे प्रॉफिट से राइट ऑफ हुआ है, इसलिए इसको कंसिडर करेंगे। इतना क्लियर। इसके बाद आता है हमारा इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो कि क्वेश्चन में नहीं है। और फिर बच्चों हमारे लेस आइटम स्टार्ट हो जाते हैं। लेस आइटम में सबसे पहले आता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो आपको यहां पर भी एक बहुत बड़ी इंसाइट देने वाला हूं मैं। यहां जाओ जरा वर्किंग नोट्स पे। 2 एसेट बेचे थे मैंने, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी बेचा था मैंने और मैंने मशीनरी भी बेची थी। मशीनरी पे 7000 लिया था, ये 7000 रुपीज हमारा जाके प्रॉफिट में ऐड हो गया होगा, इसलिए मैं उसको उठा के माइनस कर लूंगा। तो बच्चों यहां से काम करिए, आप लोग 7000 रुपीज का जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी है उसको लेस कर लीजिए। सर इसी तरीके का प्रॉफिट ना आपको यहां पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में भी हो रहा है 2000 का, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। 7000 का प्रॉफिट मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर लेके गया हूं, इसलिए मैं उसका प्रॉफिट में ट्रीटमेंट करूंगा। लेकिन यहां पर देखो 2000 रुपीज का जो प्रॉफिट है, मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर लेके नहीं जा रहा हूं, मैं उसको कैपिटल रिजर्व में लेके जा रहा हूं। ठीक है, कहां लेके जा रहा हूं, कैपिटल रिजर्व में। इसलिए तो यहां पर आप देखो कि प्रीवियस ईयर नील था, करंट ईयर में हमको कैपिटल रिजर्व दिखने लग गया कितने का, 2000 रुपीज का। तो ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को बेचने से आ रहा है और चूंकि ये प्रॉफिट में नहीं गया है, इसलिए इस वाले प्रॉफिट का ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो ये 2000 का ट्रीटमेंट नहीं होगा क्योंकि ये सीआर मतलब कैपिटल रिजर्व में जा रहा है। लेकिन इस वाले 7000 का ट्रीटमेंट होगा क्योंकि ये हमारे प्रॉफिट में जा रहा है। तो जो चीज प्रॉफिट को जाके डिस्टर्ब करती है ना, उन्हीं का ट्रीटमेंट करना होता है। तो इसलिए मैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी लूंगा। इसके बाद आता है रेंट रिसीट, इंटरेस्ट रिसीट, डिविडेंड रिसीट। ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। और उसके बाद आता है डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो भी बच्चों मेरे पास नहीं है। मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल आ चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब एक काम करिए, इसको बच्चों प्लस माइनस कर लीजिए और देख लीजिए आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल कितना निकल कर आ रहा है। बस बच्चों यहाँ से 5 मिनट और लूंगा और ये क्वेश्चन जो है हमारा लगभग खत्म पे ही है। अब 33,000, ज़्यादा कुछ अब मेहनत करने की जरूरत नहीं है। प्लस 25,000, इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगा 10,500। फिर हम इसमें से ऐड करेंगे पहले 1000 और फिर माइनस करेंगे 7000 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट का। तो मेरे याद निकल कर आ जाएगा 62,500। यहाँ मेंशन कर दूंगा बच्चों 62,500। अब आपको भी पता है इसके बाद क्या ऐड किया जाता है। सर इसके बाद आपको लेना होता है डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो वैसे मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करता नहीं हूँ, हर बार आपने देखा है मेरे वीडियो में करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज पूरा लिख के आइएगा। अब अपन क्या करते हैं, सर वो जो शादी में दूल्हा बैठता है ना घोड़ी पे, वो डिस्टर्ब नहीं होना, तो उसको एक बैंड लगा देते हैं आंखों के अगल बगल, ताकि बस वो सामने देखे और अगल बगल जो बाराती नच रहे हैं वो उसको बिल्कुल भी नहीं दिखे। तो अब हम यहाँ पर भी एक बैंड लगा लेंगे अपनी आंखों में और सिर्फ डिक्रीज इन करंट एसेट ढूंढेंगे। कौन सा करंट एसेट है जो कि डिक्रीज हो रहा है, लेट्स सी। आ गए मार्केटेबल सिक्योरिटीज, सर ये तो लिया ही नहीं जाता है। कैश इन कैश इक्विवेलेंट, सर ये लिया ही नहीं जाता है, ये आंसर बनाने के काम आता है। इन्वेंट्रीज का डिक्रीज चाहिए, डिक्रीज नहीं हो रहा है, नहीं ले सकता। ट्रेड रिसीवेबल्स का डिक्रीज चाहिए, डिक्रीज नहीं हो रहा है, नहीं ले सकता। मतलब यहां पर डिक्रीज इन करंट एसेट्स नहीं है।
अब यहाँ पे डिक्रीज इन करंट एसेट्स नहीं है, तो फिर मैं अपना बैंड शिफ्ट कर देता हूं और मैं पहुंच जाता हूं इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज पे। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज में देख सकता हूं कि ट्रेड पेबल्स जो हैं वो 60,000 से इंक्रीज हो गए कितने के हो गए, 1,65,000 के। तो बच्चों यहां पर मेरा, यहां से स्टार्ट कर देता हूं मैं क्या उठा लूंगा इसमें से, ट्रेड पेबल्स। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, डिक्रीज इन करंट एसेट नहीं इसलिए स्किप कर दिया। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज में मेरे पास ट्रेड पेबल से कितने के, 1,05,000 के, वो मैं उठा लेता हूं। इसके अलावा सर यहां पर ना ट्रेड पेबल्स के अलावा शॉर्ट टर्म बोरविंग्स है, लेकिन बैंक लोन गिवन है, ये एक्सेप्शन बन जाता है और फिर ये हमारे लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में चला जाता है। तो अब मैं आ जाता हूं यहां पर लेस आइटम में। लेस आइटम मुझे इसका जस्ट ऑपोजिट करना होता है, तो फिर ये हो जाता है इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो भाई इंक्रीज इन करंट एसेट ढूंढो, अब कौन कौन से करंट एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसके लिए करंट एसेट पे चले आओ सर। 30,000 से 52 हो गया इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल्स हो गया 40 से 60, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों को उठा लो। इंक्रीज इन करंट एसेट्स में सर इन्वेंट्रीज हैं 22,000 से, और सर चूंकि ये ना लेस आइटम है इसलिए ब्रैकेट में चला जाएगा सर। इसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल्स भी बढ़ रहे थे 20,000 से, ये भी लेस आइटम है, इसको ब्रैकेट में डाल दो। इसके बाद बच्चों हमारे पास यहाँ पे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज के नाम पर कुछ भी नहीं है, आपका आ चुका है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। चलिए प्लस माइनस करके देखना पड़ेगा अल्टीमेट यहाँ पर कितना निकल कर आ रहा है। जल्दी से कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं, फिर इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में ज़्यादा टेंशन लेने का है नहीं सर। 62,500। इसके अलावा यहाँ पर सर हम लोगों को ऐड करना है 1,05,000। 1,05,000 में से माइनस करना है सर 22,000। उसके बाद माइनस करना है सर हमको 20,000। सर ये निकल कर आ रहा है 1,25,500। सारी चीज़ें कंसिडर कर ली हैं अपन ने, एक बार फिर से देख लेता हूँ मैं। 62,500, इसमें सर हमको ऐड करना है 1,05,000, इसमें से सर माइनस करना है हमको 22,000, उसके बाद 20,000। अच्छा बच्चों, अभी इसमें टैक्स पेड भी तो आएगा, चलो तो 1,25,500 हो गया। लास्ट स्टेप लेस टैक्स पेड, और मैं आपको बता चुका हूं इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन प्रोविजन फॉर टैक्स एंड टैक्स पेड इज सेम थिंग। तो 15,000 बच्चों इसमें से माइनस कर दो, तो नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आप लोगों का निकल के आ चुका है, जो कि निकल कर आएगा 1,10,500। सही कर देता हूं मैं उसको, 1,10,500। एकदम क्लियर। बढ़ाते हैं गड्डी आगे। अब बच्चों हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है इन्वेस्टिंग, और उसके साथ हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है फाइनेंसिंग। तो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग और कैलकुलेट कर देता हूँ, और लगभग मैंने यहाँ पे बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए अटेम्प्ट कर दिए। स्टिल अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है ना, आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे जरूर बताइएगा। पूरे वीडियो भाई बहुत धीरे धीरे करके कॉन्सेप्ट बनाकर आपको देखना चाहिए। तो अब मैं आ रहा हूँ पार्ट बी में, और 1 मिनट में छोटा सा यहाँ प्रेजेंटेशन आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर ना पहले आप लिख लीजिएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ए पार्ट बोलते हैं अपन इसको। और फिर आपका यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट लिखिएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम आ चुके हैं इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के। सर बहुत देर हो गई, जल्दी से खत्म कर दीजिए। तो ये लो बच्चों, यहाँ मैं लिख देता हूँ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें तो ज़्यादा मेहनत है ही नहीं, सीधे कहाँ चले जाएंगे सर, सीधे आप चलो, आपने जो अकाउंट बना के रखे थे वहीं से परचेज सेल पता चलती है। ये देखिए यहाँ पर आप लोगों ने मशीन खरीदी कितने की, 1,40,000 की, और सेल करी कितने की, 12,000 की।
और यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट्स बेचे कितने के 12,000 रुपीज़ के, डेट्स इट। इसके अलावा बच्चों इन्वेस्टिंग में यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। तो मैं सारे तीनों आइटम जो हैं वो यहाँ पे आपके लिए सामने मेंशन कर देता हूँ। तो मैं यहाँ सबसे पहले उठा लेता हूँ सेल ऑफ मशीनरी, ये हमने बेची थी 12,000 की, हमारे लिए इनफ्लो है, पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद सर आपने मशीन खरीदी थी, परचेज ऑफ मशीनरी, आप लोग भी वर्किंग नोट अपनी नोटबुक में बना चुके होंगे, वहाँ देख लो भाई 1,40,000 का मैंने यहाँ मशीनरी परचेज़ किया है, आउटफ्लो हो जाएगा। इसके बाद सर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, बस इसके अलावा इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बच्चों सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इसके अंदर आ जाएगा हमारा सर 12,000 के बेचे थे आपने। अब इनको भैया प्लस माइनस कर लो, 140 में से 24,000 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 1,16,000 नेगेटिव का। तो इसको अपन बोलेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्लियर। अब हमारा लास्ट पार्ट जो होता है वो होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलिए, तो इसके लिए मैंने आपको बता के रखा है कि भाई किधर देखना होता है। शेयर होल्डर्स फंड में सर सबसे पहले शेयर कैपिटल, कोई नोट्स टू अकाउंट्स तो है नहीं, 3 लाख से बढ़ के कितने का हो गया, 3,50,000। तो इसको उठा लो इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स के नाम से। कितना सर, 50,000। ये भी एकदम क्लियर। उसके बाद हम लोग इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स के बाद देखते हैं यहां पर हमारे पास क्या गिवन है। तो नॉन करंट लायबिलिटीज में यहां हम देख सकते हैं कि 10% डिबेंचर्स हमको गिवन है, और डिबेंचर्स जो है बच्चों पहले के कंपैरिजन में क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। और एक चीज बता दूं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों को, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स लिख दूं। उसके बाद बताता हूं कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में कितने का रिडेम्पशन किया गया है, 20,000 का। तो जनरली आपको फाइनेंसिंग में देखने को मिलेंगे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बैंक लोन। तो ये सारे तो लिखने ही है, इनका इंक्रीज और डिक्रीज तो लिखना ही है, इनसे रिलेटेड आइटम्स भी लिखने पड़ते हैं। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इशू ऑफ इक्विटी शेयर लिख दिया, हाँ जी। अब शेयर्स पे क्या दिया जाता है, डिविडेंड, वो तो क्वेश्चन में नहीं था, होता तो मैं लिख देता। अब मैं आ रहा हूं किस पे, डिबेंचर्स पे। तो डिबेंचर्स का हमने क्या किया है, रिडेम्पशन, और अगर आपको याद होगा कि इसके ऊपर प्रीमियम भी दिया गया है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा बच्चों प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो इसका क्या तरीका है इसको याद रखने का, कि भाई जो आइटम आपके हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, बैंक लोन, ये तो लिखना ही है, इनसे रिलेटेड आइटम्स जो होते हैं वो भी आपको लिखना होता है। जैसे कि डिबेंचर्स पे मैं क्या दे रहा हूं, प्रीमियम, तो 5% का प्रीमियम दिया था बच्चों, तो यहाँ पे 1,000 आ जाएगा, आप चाहे तो मिला के भी लिख सकते थे। अब उसी तरीके से सर हमने ना डिबेंचर्स पे जो है ना इंटरेस्ट भी दिया था, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। और आप लोग अपने वर्किंग नोट देख लो बच्चों, 80,000 रुपीज पे 10% के हिसाब से 8,000 रुपीज का इंटरेस्ट हमने इसके ऊपर पे किया था। अब मैं आता हूं और आगे चलता हूं, तो हम देख सकते हैं इसके बाद मुझे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बैंक लोन दिख रहा है, जो कि 25,000 से रिड्यूस होकर 15,000 का हो गया है। मतलब मैंने इसका रीपेमेंट कर दिया, भैया अपने पैसे ले लो। तो मैं यहां पे लिख दूंगा रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। 10,000 रुपीज़ का यहाँ पे बच्चों जो है वो रीपेमेंट हो जाएगा। इसके ऊपर भी हमको यहाँ पर इंटरेस्ट देना होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। बहुत अच्छे से याद है बच्चों, मुझे ओपनिंग पे मैंने निकाला था कितने का, 2,500 रुपीज़ का। लेकिन अभी यहाँ पे कहानी रुकी नहीं है। देखो शेयर इशू जो आपने किए थे ना, उसके बारे में कोई एडजस्टमेंट हमको गिवन था, ऐसा मुझे याद आ रहा है बहुत अच्छे से, कि ये जो शेयर्स इशू किए गए हैं ये 10% के प्रीमियम पे इशू किए गए। मतलब इससे मुझे क्या मिल रहा है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम मिल रहा है। तो 5,000 के पे हमको क्या मिल रहा है सर, 10% का यहाँ पर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम मिल रहा है। तो 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना हो गया, 50,000। इतने के अपन ने शेयर्स इशू करे थे, उसका 10% मुझे क्या मिल रहा है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। तो बच्चों यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व, या फिर लिख सकते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। जगह कम पड़ रही है, यहाँ पे फटाफट खत्म कर लेते हैं। तो यहाँ मैं लिखूंगा प्रोसीड्स फ्रॉम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। ये चीज़ अगर और डिटेल में समझनी है ना, तो फाइनेंसिंग वाला लेक्चर जाके देखना, वहाँ पे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। कितना आ रहा है सर, 5,000। और अगर आपको याद होगा तो मैं आपको समझा रहा था यहाँ पर कि ये जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व है, इसी में से शेयर इशू एक्सपेंसेस जो है राइट ऑफ किए गए। तो शेयर इशू एक्सपेंसेस पे भी तो किए गए होंगे, तो शेयर से जुड़ा हुआ खर्चा है, इसलिए फाइनेंसिंग के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों शेयर इशू एक्सपेंसेस जो है आपका पेड, ये भी कितने के, 5,000 के, तो ये इसमें से लेस हो जाएगा। हालांकि इसका इफेक्ट नलीफाई हो रहा है। तो यहाँ पे बच्चों अभी काम करिए, प्लस माइनस करके जल्दी से पता लगा लेते हैं अपन लोग। बस अब हमारा है टोटल
आपकी बारी, बाकी सारी चीज़ें अपन लोगों ने कर ली हैं। तो सर 50,000 हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव है, उसमें से 20,000 रुपीज़ आप माइनस कर दीजिए, 1,000 सर आप माइनस कर दीजिएगा प्रीमियम का, 8,000 सर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स का माइनस करिएगा, 10,000 सर आपने बैंक लोन को रीपे किया है, 2,500 सर उसका इंटरेस्ट बन रहा है और वो 5,000 से 5,000 नलीफाई हो गया है। सर 8,500 रुपीज़ जो है यहाँ पे हमारे पास फाइनेंसिंग बन रहा है। इसके अलावा बच्चों मुझे नहीं लगता कि फाइनेंसिंग में कुछ और बचा है हमारे पास, तो यहाँ पे मैं 8,500 हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं लिख दूंगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की तैयारी कर रहे हैं बच्चों हम लोग, हवा वाली कोई बात नहीं है, एकदम सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट वाइज। अब हमें क्या करना होता है सर, हमारे जो तीनों फाइनल आंसर्स हैं उन्हें हमको रफ में प्लस माइनस करके देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हमारे पास नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है या फिर नेट डिक्रीज। तो यहाँ पर सर पहले तो आप बताइए हमको कि हमारा जो ऑपरेटिंग से कितना निकल कर आ रहा है, 1,10,500। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, अभी यहाँ रफ में लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, 1,10,500 किधर से आ रहा है ऑपरेटिंग से, 1,16,000 जो है बच्चों ये नेगेटिव किधर चला गया सर, ये चला गया इन्वेस्टिंग में। और हमारे पास सर फाइनेंसिंग से कितना आ रहा है, 8,500 सर हमारे पास आ रहा है फाइनेंसिंग से। अब इनको बच्चों प्लस माइनस करके पता लगा लो आपके पास नेट इंक्रीज डिक्रीज जो है वो कितना निकल कर आ रहा है। तो सर 1,10,500 में से आप माइनस कर दीजिए 1,16,000, उसके बाद सर आप उसमें प्लस कर दीजिएगा 8,500, तो सर ये आ रहा है 3,000 रुपीज़। अभी पता चल जाएगा कि अपना आंसर सही है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए अब आप जाइए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पे। ये है हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। यहाँ देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में हमको क्या क्या लेना होता है सर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में हमको यहाँ पर लेना होता है, देखिए यहाँ पर भी मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि हमारे जो महान स्लाइड मेंबर हैं उनने डेफिनेटली यहाँ पर भी कोई ना कोई गलती कर दी। मुझे 2 मिनट में समझ में आ गया है, कैसे मैं आपको बताऊं। यहाँ देखिए यहाँ 10,000 है और 10,000 की जगह यहाँ आपको कितना दिख रहा है, सीधे 1 लाख, जो कि इसका टोटल करके देख लो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर भी बच्चों 10,000 ही है, यहाँ पर भी 10,000 ही है। एक मिनट रुको, तो कैश तो पहले भी 10,000 था, अभी भी 10,000 ही है, लेकिन अगर आप देखेंगे मार्केटेबल सिक्योरिटीज तो 5,000 से इंक्रीज होकर कितने की हो गई है, 18,000। तो भैया ये रहा आपका 3,000 रुपीज़। और अब आप यहाँ पर अपने सजेस्टेड आंसर्स में जाके देख लीजिए कि हमने जो सॉल्यूशन बनाया है उसमें भी हमारा नेट इंक्रीज कितना आ रहा है, 3,000 रुपीज़ का। तो नेट इंक्रीज कितना है हमारे पास 3,000 का, तो आप लोग लिख दीजिएगा नेट इंक्रीज इन कैश इक्विवेलेंट कितना सर 3,000। उसमें हमको ऐड करना होता है सर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन कैश इक्विवेलेंट जो कि कितना है 15,000। तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन कैश इक्विवेलेंट कितना है 18,000। इनका भी बच्चों क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन कैश इक्विवेलेंट 18,000 ही आ रहा है। ऐसे नहीं करना है तो ऐसे करके देख लीजिए कि 15 और 10, ठीक है, ये 1 लाख नहीं, ये 10,000 है, 15 और 10 कर लो वहां पर, तो 15 और 10 आपका कितना हो जाएगा सर 25। तो अब यहाँ पे कितना हो रहा है 28। तो अब आप क्लोजिंग बैलेंस देखेंगे बच्चों इनका, तो यहाँ पे 10 और 18 ये भी कितना होता है 28। चलिए तो यहां पर हम लोगों ने बच्चों कवर कर लिया है एक और धांसू क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट का, और अब कैश फ्लो स्टेटमेंट को सारे एस्पेक्ट से कवर कर लिया गया है। अब मैं इसके लेकर आने वाला हूं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसके अलावा फिल इन द बैंक्स, ट्रू फॉल्स, मतलब हम इसको सारे तरीके से कंप्लीट करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो आपको याद होगा बच्चों कि हम लोगों ने पूरी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पार्ट बी है आज उसको कंप्लीट कर लिया है। अब बस इसके हमारे पास बचे हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो वो भी मैं आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज लेकर आऊंगा। रीजन बेस्ड, असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए, क्योंकि इस बार की तैयारी है हमारी जिम्मेदारी। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। जय हिंद।